कस्टमर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे कि कस्टमर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या चीज़ होती है, इसके जो है वो हमें क्यों पता होना चाहिए एज ए मार्केटर इस चीज़ का, और इसका पता होगा तो हमें फ़ायदा क्या होगा, ना पता होने का नुकसान क्या होगा। और इसके बेसिक डिसिप्लिन हमने देखे थे कि कौन कौन से होते हैं। उनमें से एक डिसिप्लिन हमने जो है वो था सेगमेंटेशन, वो हमने तकरीबन 99% ख़त्म कर लिया था। जो 0.1% रह गया है वो हमने उसके एक ही स्लाइड में हमने आज वहाँ से कंटिन्यू करना, और आगे हम इसका नेक्स्ट जो डिसिप्लिन है हम लोग वो भी इसमें पढ़ेंगे आज के लेक्चर में। इसके बाद नेक्स्ट जो है, जो हमारा अगला जो डिसिप्लिन है कस्टमर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का, उसे हम लोग बोलते हैं सेल्स फोरकास्टिंग। दूसरा डिसिप्लिन मैंने बताया था कि आप अपनी जो मुस्तकबिल की जो सेल्स हैं उन सेल्स को फोरकास्ट कर सकते हैं, आप उन सेल्स का अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप जो है डाटा जब कस्टमर के मतलब आपके पास पड़ा होगा तो आप ये अच्छे तरीके से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जी मुस्तकबिल में किन पर्टिकुलर कस्टमर से हमें कितनी जो है ना वो सेल्स हमें मिल सकती है, कितना रेवेन्यू हम लोग उनसे अर्न कर सकते हैं। अब इसका जो है ना वो डिफरेंट वेज़ हैं, डिफरेंट तरीक़ाकार हैं आपके सेल्स को फोरकास्ट करने के। एक तो है क्वालिटेटिव मेथड है, दूसरा टाइम सीरीज़ मेथड है, और तीसरा आपका काजल मेथड है। पहले आ जाते हैं क्वालिटेटिव मेथड्स। क्वालिटेटिव मेथड में है कि आप कस्टमर से सर्वे करते हैं, कस्टमर से डाटा कलेक्ट करते हैं, आप उनसे सर्वे के फॉर्म में, सवालनामा की फॉर्म में आप उनसे जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि जी आप जो हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल आगे सर्दियों का मौसम आ रहा है तो सर्दियों के मौसम के अंदर आप किस तरह के ड्रेसेस जो हैं वो ज़्यादा पहनना पसंद करते हैं। इस तरह के जो अगर आप कस्टमर सर्विस करेंगे तो ये क्वालिटेटिव मेथड आता है। इसको आप जो है ना ये सारा का सारा डाटा आप लोग अपने डाटाबेस के अंदर मैनेज करते हैं, और ये डिसिप्लिन है कस्टमर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का। द सेकेंड अप्रोच टू क्वालिटेटिव मेथड इज़ सेल्स टीम एस्टिमेट। इसमें जो है आप अपने जो सेल्स टीम्स हैं आप लोग उनको ऑन बोर्ड लेते हैं, आप उनको ऑन बोर्ड लेने के साथ आप उनसे जो है ना वो डाटा कलेक्ट करते हैं, उनकी राय लेते हैं, क्योंकि जो आपकी सेल्स टीम है वो हर टाइम मार्केट में रहती है, उनकी कस्टमर से इंटरेक्शन रहती है, कस्टमर के टेस्ट को बेहतर तरीके से जानते हैं, कस्टमर की इनकम को, कस्टमर की प्रेफरेंस को, उन सब चीज़ों को बेहतर तरीके से जानते हैं। तो आपके जो है वो सेल्स टीम वो भी आपको एक अच्छा मार्केट का ओवरव्यू दे सकते हैं कि आगे मार्केट जो है वो किस साइड पे जा रही है। उसके बाद आ जाती है दूसरा जो मेथड है सेल को फोरकास्ट करने का, वो है टाइम सीरीज़ मेथड। टाइम सीरीज़ मेथड जो है इसके आप जो है अपने कहते हैं कि जी पास्ट इज़ द बेस्ट प्रोडिक्टर ऑफ फ्यूचर, यानी कि आपका जो मुस्तकबिल है वो बेसिकली माजी का ही एक मंजर होता है, यानी कि माजी की बुनियाद पर आप मुस्तकबिल के अंदाज़े लगा सकते हैं। ये बेसिकली इस अप्रोच को जो है ना आप यूज़ करते हैं अपने जो ये बेसिस है आपकी टाइम सीरीज़ मेथड की। इसमें आगे दो तीन तरीक़ाकार हैं। पहला है मूविंग एवरेज मेथड, दूसरा है एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग, और तीसरा है टाइम सीरीज़ डीकम्पोजिशन। अब मूविंग एवरेज मेथड में यह है कि आपने अगर अपने नेक्स्ट ईयर्स की सेल को का अंदाज़ा लगाना है या फोरकास्ट करना है तो आप उसमें ये करते हैं कि पिछले 3 साल की जो एवरेज सेल है वो हमारी नेक्स्ट ईयर की एवरेज सेल होगी। ये सबसे सिंपल मेथड है टाइम सीरीज़ का। या आप पिछले 2 साल 3 साल आप कोई क्राइटेरिया डिफाइन कर लेते हैं, उस क्राइटेरिया के बेस पर कहते हैं कि जी जो लास्ट 3 ईयर, लास्ट 5 ईयर, लास्ट 4 ईयर, लास्ट 2 ईयर की जो हमारी कस्टमर्स की जो है परचेज है उसके बेस पे आप लोग उसके नेक्स्ट ईयर की सेल के एस्टिमेट्स लगा लेते हैं। ऐसी जो आपकी जो मेथड होता है सेल्स को फोरकास्ट करने का उसको हम लोग बोलते हैं मूविंग एवरेज मेथड, यानी कि आपकी एवरेज साथ साथ मूव करती जाती है। अगर आप 2020 में अंदाज़ा लगाना चाह रहे हैं तो आपकी जो है ना वो होगी 2 साल होंगे, एक होगा 2018 और 2019 के बेस पे आप लोग करेंगे। लेकिन अगर आप करना चाह रहे हैं 2022 में आप अपनी सेल्स फोरकास्ट करना चाह रहे हैं तो 2021 और 2020 की जो 2 साल की एवरेज है वो आपको 2022 की सेल का एस्टिमेट बता देगी। यानी जिस साल की आपने सेल्स को फोरकास्ट करना है आप उतने पिछले कंसेक्टिव ईयर्स जो हैं आप उनकी सेल्स को एस्टिमेट कर लेते हैं। ये आपका आ जाता है मूविंग एवरेज मेथड।
उसके बाद नेक्स्ट है एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग। एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग जो मेथड है टाइम सीरीज़ का, ये आपका उसी का मूविंग एवरेज की एक एडवांस फॉर्म है। उसमें वो कहते हैं कि जी आप पिछले मिसाल के तौर पे 5 साल की सेल्स की बेस पे आप अगले साल की सेल्स की एस्टिमेट करना है आपने, ठीक है। तो उसमें कहते हैं कि जी अब एक कस्टमर ने 5 साल पहले एक चीज़ परचेज़ की थी आपसे, ठीक है, और एक उसने आपसे चीज़ परचेज़ की थी अभी लास्ट ईयर। अब जो 5 साल पहले का इम्पैक्ट है वो वाला इम्पैक्ट नहीं हो सकता, या उसकी वो इंटेंसिटी नहीं हो सकती जो कि लास्ट ईयर का इम्पैक्ट है। अब इसकी एग्जांपल दूँ कि आपका गारमेंट्स का बिज़नेस है, आप ये चेक करना चाह रहे हैं कि किस तरह के जो ड्रेसेस हैं वो लास्ट 5 ईयर में कस्टमर ने हमसे परचेज़ किए थे, तो आपने उस बेस पे 6वें साल का एस्टिमेट लगाना है। तो 5 साल पहले हो सकता है कस्टमर का टेस्ट और हो, कस्टमर की इनकम लेवल और हो, ठीक है, जो कि आहिस्ता आहिस्ता 5 साल बाद अब वो उसमें काफ़ी चेंज आ गया है। तो इसका मतलब है कि आपने जब अगर एस्टिमेट लगाना है पिछले 5 साल की बेस पे, तो आप जो है जो जितना कोई पुराना साल है, लाइक 5वां साल सबसे पुराना होगा, उसकी कंट्रीब्यूशन सबसे कम रखेंगे आप अपने एस्टिमेट के अंदर। जैसे आप कहते हो कि जी 5वें साल की कंट्रीब्यूशन रख देते हैं कि जी 20%, अगर मैंने 100% एस्टिमेट लगाना है, उसमें से 20% जो है ना वो कह लें 5% कंट्रीब्यूशन पहले साल की रख लें आप, जो है ना उसके बाद चौथा साल आ गया 10% कंट्रीब्यूशन चौथे साल की रख लें, ठीक है। उसके बाद जो है ना आप 20% कंट्रीब्यूशन रख लें इसकी तीसरे साल की रख लें। अभी कितना हो गया, अब आपका ये 35% ये हो गया। उसके बाद आप कहते हैं कि जी 30% आप जो है ना वो इसकी रख लें, या 25% रख लें उसकी चौथे साल की रख लें। अभी आपका हो गया तकरीबन 60% हो गया आपका ये। अब इसके बाद रहता है 40%। आप कहते हैं जो लास्ट ईयर है, जो 5वां साल है, सॉरी 5वें साल की कंट्रीब्यूशन हम लोग रख लेते हैं जो है तकरीबन 40%, यस 40% आप उसकी कंट्रीब्यूशन रख लेते हैं। बात करने का मकसद ये है कि जितना रिसेंट ईयर्स का इम्पैक्ट है उसको आप ज़्यादा वैल्यू देते हैं, जितना पुराना साल होगा उसकी वैल्यू जो है कंट्रीब्यूशन के अंदर, एस्टिमेशन के अंदर उतनी आप कम रखते हैं। इस तरह का जो मेथड है इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग। आप अपने एक्सपोनेंट्स को स्मूथ कर देते हैं, आप लोग उसको कहते हैं कि जी जो ज़्यादा पुराना साल है वो ज़्यादा अच्छा, वो उतना अच्छे तरीके से प्रोडिक्ट नहीं कर सकता जितना रिसेंट ईयर जो है ना, रिसेंट टाइम उसको प्रोडिक्ट कर सकता है। तो रिसेंट टाइम को ज़्यादा वैल्यू दे लें और जो पुराना टाइम है उसको आप लोग कम वैल्यू दें, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग। उसके बाद आता है टाइम सीरीज़ डीकम्पोजिशन। ये जो टाइम सीरीज़ का मेथड है ये आमतौर पर तब यूज़ किया जाता है जब आपकी जो आप बिज़नेस कर रहे हैं वो सीजनल बिज़नेस हो, या उसमें कोई ना इस तरह की कोई साइक्लिकल बिज़नेस हो। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगेन मैं एग्जांपल लूँगा गारमेंट्स की, आप गारमेंट्स का बिज़नेस कर रहे हैं, आप गर्मियों वाले कपड़े गर्मियों में बिकेंगे और जो मोटे कपड़े हैं वो सर्दियों में बिकेंगे। आप सर्दियों के कपड़ों का एस्टिमेट लगाना चाह रहे हैं तो आप जो है दरमियान में जो गर्मियों का जो मौसम है उसमें जो सर्दियों वाले कपड़ों की जो परचेज़ का जो टाइम है आप लोग उसको काउंट नहीं करेंगे। आप काउंट करेंगे ये जो आपका अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और कुछ फरवरी तक या मार्च तक मैक्सिमम जो है ना। आपने जब भी सर्दियों के सेल्स का एस्टिमेट लगाना, सर्दियों वाले गारमेंट्स का, तो आप इन 4-5 मंथ की सेल की बेस पे एस्टिमेट लगाएंगे। अब बाकी जो आपका मार्च से लेके सितंबर का तक के दिन है आप उनको सर्दियों वाले कपड़ों की एस्टिमेट में इसको यूज़ नहीं करेंगे। इसको बोलते हैं टाइम सीरीज़ डीकम्पोजिशन। इसी तरह जो आपने गर्मियों के कपड़ों का एस्टिमेट लगाना है तो आप सिर्फ उस टाइम की सेल को काउंट करेंगे जो कि आपकी मार्च से लेके आपकी सितंबर तक चलती है। ये आपका बेसिकली क्योंकि गर्मियों का स्पेल है तो इस टाइम में हम लोग जो है गर्मियों वाले कपड़े सिर्फ इसी टाइम में बिकते हैं। हम सिर्फ इन्हीं को काउंट करेंगे अपने टाइम को कैलकुलेट करते हुए, सेल्स को एस्टिमेट करते हुए। अब इसी तरह ये तो थी सीजनल प्रोडक्ट। अब कुछ आ जाती हैं साइक्लिकल प्रोडक्ट जिनका साइकिल में बिकती हैं। अब आप सब लोग जो हैं घरों में शायद गंदम परचेज़ करते होंगे, कुछ आटा परचेज़ कर लेते होंगे। अब वो वाले घर जिनमें जिस तरह हम लोग भी करते हैं, हमारी फैमिली में भी यही प्रैक्टिस है कि हम लोग जो है ना एक साल की पूरी गंदम इकट्ठी परचेज़ कर लेते हैं। इकट्ठी परचेज़ करने के बाद हम लोग ऐसा ज़रूरत के साथ उसको हम लोग पिसवाते रहते हैं हम लोग। अब गंदम जो है आपको पता है साल में एक ही बार प्रोड्यूस होती है। एक साल में 2 फसलें होती हैं, एक गंदम की होती है, एक चावल की होती है। अब जो गंदम की जो सेल है, गंदम की सेल पीक पे तब होती है जब गंदम की कटाई होती है। कटाई होने के बाद जो नेक्स्ट 1 मंथ या 1.5 मंथ होते हैं उस टाइम के अंदर जो है गंदम सारी
जो है ना उसकी मैक्सिमम सेल हो जाती है, चाहे कोई अपने घरों के लिए इस्तेमाल कर रहा है, चाहे कोई फैक्ट्रियों के लिए इस्तेमाल कर रहा है, चाहे गवर्नमेंट परचेज़ करती है, आम किसान से, आम बंदे से गंदम परचेज़ कर ली जाती है। अब मिसाल के तौर पे मैं गंदम का डीलर हूँ, गंदम बेचता हूँ मैंने ये एस्टिमेट करना है कि जी मेरी जो है वो गंदम कितनी बिकेगी दिसंबर में। लेकिन अब इसमें मुझे ये पता है कि जी दिसंबर के अंदर गंदम जो है उसकी जो है ना वो सेल नहीं होती, क्योंकि वो लोगों ने उससे पहले जो आपका सीज़न है शायद मई जून का या इसके आसपास जब गंदम की कटाई होती है उस टाइम में आपकी गंदम की मैक्सिमम जो सेल्स है वो हो गई होती है, लोग उसको परचेज़ कर चुके होते हैं वो उस टाइम। तो मैंने जब भी अपनी गंदम की सेल के नेक्स्ट ईयर की एस्टिमेट करनी है तो मैं उस टाइम के अंदर जो है ना मैं वो उसको एस्टिमेट करूँगा जिस टाइम के अंदर वो चीज़ पकती है, पकने के बाद मार्केट के अंदर आती है। लेकिन एक चीज़ मार्केट के अंदर होती ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं, क्योंकि उसका सीज़न नहीं है, उसका साइकिल अभी पूरा नहीं हुआ, तो हमने उस टाइम पीरियड को हमने उसमें से निकाल देना है। ये जो मेथड है इसको हम लोग बोलते हैं टाइम सीरीज डिकम्पोजिशन। जो थर्ड हमारे पास मेथड है, जो अप्रोच है बेसिकली वो है काजल मेथड। ये वर्ड निकला काज से। अब इसमें भी आगे दो जो है ना वो हमारे पास पैरामीटर्स हैं सेल्स को फोरकास्ट करने के। पहला है इसको हम लोग बोलते हैं लीडिंग इंडिकेटर्स। लीडिंग इंडिकेटर्स से मुराद है कि हम लोग मार्केट के इंडिकेटर्स, मार्केट में जो हैपनिंग हो रही है, मार्केट के जो ट्रेंड्स हैं, हम लोग इन चीज़ों को देख के जो है ना वो अपने वो करते हैं, अपनी सेल्स को, अपनी डिमांड को हम लोग जो है ना वो सेट करते हैं, हम लोग अंदाज़ा लगाते हैं उसका। अब इसकी जो है वो अगर मैं आपको वेरी रिसेंट एग्जांपल दूँ, वेरी रिसेंट एग्जांपल ये है, आप लोग सब नोट कर रहे होंगे कि सोशल मीडिया पे भी और वैसे भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी आजकल फ्रांस के अगेंस्ट जो है ना काफ़ी एक वो कंपेन चल रही है, क्योंकि उनके फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं उसने जो स्टेटमेंट्स दिए हैं, उसने जो काम किए हैं, उसने जो है ना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जो गुस्ताखी की है और जो सारा उसको प्रॉपर सरकारी सतह पर जो उसको सपोर्ट किया जा रहा है, उसकी वजह से पूरी इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर और पाकिस्तान में भी जो फ्रांस की जो प्रोडक्ट्स हैं उनका बाइकआउट की मुहिम चल रही है। लोग उसको परचेज़ करना छोड़ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। कुछ ने तो छोड़ दिया, कुछ जो है ना वो सरकारी सतह का वेट करेंगे, सरकारी सतह पर इस तरह का कोई इनिशिएटिव हो। बेसिकली जो फ्रेंच प्रोडक्ट्स हैं उनका बाइकआउट किया जा रहा है उनका, चाहे वो ईटेबल्स हैं, चाहे वो परफ्यूम्स हैं, चाहे वो कपड़े हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं उनका बाइकआउट किया जा रहा है। अब ज़ाहिर अगर तो मैं कोई ऐसा बिज़नेस का कोई ऐसा मार्केटर हूँ अगर कि मैं कोई फ्रेंच ब्रांड को मैं यहाँ पे ऑपरेट कर रहा था, तो इसका मतलब है कि मेरे जो ब्रांड है उसकी डिमांड आने वाले टाइम के अंदर कम हो जाएगी, तो मैं अपनी प्रोडक्शन कम कर दूँगा, अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ को अकॉर्डिंगली एडजस्ट करूँगा ताकि मुझे नुकसान ना उठाना पड़े या कम से कम नुकसान उठाना पड़े। और अगर तो मैं मिसाल के तौर पर लोकल पाकिस्तानी कोई ब्रांड सेल कर रहा था, लेकिन मेरा कंपेटिटर एक फ्रेंच ब्रांड था, अब मुझे पता लगा कि फ्रेंच ब्रांड की तो डिमांड कम हो जानी है और जिसकी वजह से क्या होगा, मेरी प्रोडक्ट की डिमांड जो है ना वो इंक्रीज़ होने के चांसेस हैं, तो मैं इस चीज़ को कैश करवाऊँगा अपने इस्तेमाल के लिए। इसकी एक और एग्जांपल दूँ, पिछले दिनों टिकटॉक बैन हो गया था, आप सब लोगों ने देखा था, अब दोबारा फिर ओपन हो गया। जिन दिनों टिकटॉक बैन हुआ था, अब इसका मतलब कि ऐसे सारे लोग जो कि टिकटॉक यूज़ करते थे, चाहे वो एज ए इंटरटेनर यूज़ करते थे या इंटरटेन होने के लिए यूज़ करते थे, अब वो उनके पास एक सोर्स था, बड़ा सोर्स, वो बैन हो गया था। अब उसके ऑल्टरनेटिव में एक और सॉफ्टवेयर है लाइकी, ठीक है, LIKEE। वो लाइकी की प्रमोशन काफ़ी आने लग गई थी, लोगों ने जो है ना वो लाइकी की तरफ जाना मूव करना स्टार्ट कर दिया था और लाइकी के ऐड जो है वो काफ़ी आना स्टार्ट हो गए थे। अब वो था कि इंडिकेटर था कि जी टिकटॉक तो बंद हो गया, तो टिकटॉक के अगेंस्ट इसके जो अल्टरनेटिव मीडियाज़ हैं लोगों ने वहाँ पे मूव करना, वहाँ पे शिफ्ट करना है, तो आप उस बेस पे अपने जो एप्लीकेशन हैं, मोबाइल एप्लीकेशन, उनकी डिमांड की एस्टिमेशन लगाई जा सकती थी। यह लीडिंग इंडिकेटर्स हैं। इसके अलावा आगे एक और चीज़ है कि जी आजकल स्ट्रॉबेरी की बुआई हो रही है, स्ट्रॉबेरी लगाई जा रही है, तो इसका मतलब है कि जी जो जनवरी या फरवरी में जाके स्ट्रॉबेरी तैयार हो जाएगी, तो उन दिनों मार्केट के अंदर स्ट्रॉबेरी की काफ़ी डिमांड होगी। अब ये डिफरेंट किस्म के लीडिंग इंडिकेटर्स हैं जो कि हमें हेल्प आउट करते हैं अपनी सेल्स टीम को, सेल्स को एस्टिमेट करने में। उसके बाद है रिग्रेशन मॉडल। रिग्रेशन मॉडल में बेसिकली होता है कि जी आपका अगर आपने सेल्स पढ़ी है तो उसमें आपने डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का नाम आपने सुना होगा। डिपेंडेंट वेरिएबल्स मुराद या आपने जिस चीज़ को कैलकुलेट करना है वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल से मुराद वो वाले फैक्टर्स जो कि उस
फैक्टर जिसको मेजर करना है, उसके ऊपर इम्पैक्ट करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं वो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। आपने सेल्स को एस्टिमेट करना है कि नेक्स्ट ईयर की या नेक्स्ट साइकिल की, नेक्स्ट 2 ईयर की हमारी सेल कितनी होगी। सेल्स को एस्टिमेट करना है तो उसमें सेल आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, जो कि डिपेंड कर रहा है किस पर डिपेंड कर रहा है, कस्टमर के टेस्ट पर डिपेंड कर रहा है, कस्टमर के इनकम पे डिपेंड कर रहा है, कस्टमर की एज पे डिपेंड कर रहा है। ये डिफरेंट किस्म के जो है ना वो आपके इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आ जाएंगे। अब आप जो है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के चेंज होने से आपके सेल्स के अंदर भी चेंज आता है। किसी की इनकम बढ़ गई, इसका मतलब वो आपके ऊपर हो सकता है पहले से भी ज़्यादा स्पेंड करे, ये भी हो सकता है वो आपके ऊपर पहले से कम स्पेंड करे, वो ब्रांड को स्विच कर जाए। डिफरेंट रीजन हो सकती हैं। आप इस तरह के मॉडल्स बना लेते हैं कि किसी चीज़ के कम होने से या ज़्यादा होने से हमारी सेल्स पे कितना इम्पैक्ट पड़ता है। इस तरह के जो मॉडल होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं रिग्रेशन मॉडल। जब आपके पास कस्टमर रेलिवेंट डाटा होगा, जब आपने डाटाबेस बनाई होगी या बना रहे होंगे, तो आप ये रिग्रेशन मॉडल के ज़रिए, लीडिंग इंडिकेटर्स के ज़रिए या जो क्वालिटेटिव और टाइम सीरीज़ मेथड्स हैं, इन सब फैक्टर्स के ज़रिए आप लोग अपनी सेल्स को फोरकास्ट कर सकते हैं। आप सेल्स को मेजर कर सकते हैं मुस्तकबिल में हमारी सेल्स कितनी होगी। ये जो है वो उसी की एग्जांपल लिखी है मूविंग एवरेज की। देखिए इसमें 2002 और 2003 की बेस पे उन्होंने 2004 की वो एस्टिमेट की हुई है। पहले सेल वॉल्यूम बताया, तो अगर 2 ईयर मूविंग एवरेज देखें 2002-2003 की बेस पे उन्होंने 2004 की है। अगर 4 ईयर की देखें तो 2002 से लेकर 2005 के बेस पे 2006 को जो उन्होंने एस्टिमेट किया हुआ है उस एंड सो ऑन। अब ये जो है ना डिफरेंट आपकी मूविंग एवरेज की एक एग्जांपल लिखी हुई है यहाँ पे, जो मैंने पहले बता चुका हूँ आपको मैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट जो डिसिप्लिन है हमारा, इसका थर्ड डिसिप्लिन कस्टमर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का, वो है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से मुराद आपका जो कस्टमर है, आपका सब कस्टमर्स जो हैं उनको या उनके ऊपर कंपनी का सेम लेवल का खर्चा नहीं होता। अभी मिसाल के तौर पे मेरे 50 कस्टमर हैं, अब 50 कस्टमर्स पे मेरा सेम लेवल का खर्चा, सेम एक्सपेंस नहीं होता। किसी के ऊपर मेरा ज़्यादा एक्सपेंस हो रहा होगा, किसी के ऊपर मेरा कम एक्सपेंस हो रहा होगा। कम यानी किसी पे मैं ज़्यादा कॉस्ट बियर कर रहा हूँ, किसी पे मैं कम कॉस्ट बियर कर रहा हूँ अपने कस्टमर्स पे। तो हम क्या करते हैं एज ए बिजनेसमैन, हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि किस कस्टमर के ऊपर हमारी कितनी कॉस्ट आ रही है, हम इस चीज़ का अंदाज़ा लगाएं। फिर हम इसको कंपेयर करेंगे कि जी वो कस्टमर हमें रेवेन्यू कितने अर्न करवा रहा है, हम उससे रेवेन्यू कितना अर्न कर रहे हैं। और ये जो एस्टिमेशन है कि किस कस्टमर से कितना रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं, जब हम इसको कॉस्ट से कंपेयर करेंगे तो हमें ये अंदाज़ा हो जाएगा कि हमने इस कस्टमर के साथ लॉन्ग टर्म में चलना है या नहीं चलना, हमने इसको छोड़ देना है या इसके ऊपर मज़ीद मेहनत करनी है अभी हमने। ये हमें इस तरीके से पता लगेगा कि अभी हमारे इसके ऊपर कितना खर्चा हो रहा है, ठीक है। इसको और वो जो कस्टमर की ऊपर जो आपका खर्चा हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं कस्टमर के हवाले से एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। अब आपको एक कस्टमर पे डिफरेंट किस्म की कॉस्ट आप लोग बियर कर सकते हैं। इसमें से 2-3-4 यहाँ पे लिखी हुई हैं। पहली जो कॉस्ट है वो है कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट ऐसी कहा सकते हैं सम कस्टमर रिक्वायर्स कंसिडरेबल सेल्स एफर्ट टू शिफ्ट देम फ्रॉम प्रॉस्पेक्ट टू फर्स्ट टाइम कस्टमर। कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं कि आपने उनको अगर अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है ना, तो अभी तक उन्होंने आपसे चीज़ें परचेज़ नहीं की, लेकिन आपने उनसे अगर पहली बार चीज़ें परचेज़ करवानी है, अपनी तरफ उनको लेके आना, तो आपको उनके ऊपर अच्छी खासी एफर्ट करनी पड़ती है। अच्छा, वो एफर्ट्स कौन कौन सी हो सकती हैं? वो आपकी जो है ना, आप उनको बार बार कॉल करनी पड़ सकती हैं आपको। आप उनको जो है ना वो जो है जो मुतलका वेबसाइट्स हैं, आप उनको वेबसाइट पर ट्रैक करने की कोशिश करते हैं। आप उनको फ्री सैंपल भेजते हैं। आप लोग उनको डिफरेंट फ़ोन के ऊपर एडवाइजेस देते हैं। आप उनको कंसल्ट करते हैं, गारंटीज़ देते हैं कि जी आप अगर हमारे पास आए, चीज़ हमारी सर्विस पसंद ना आएगी तो आप हमें वापस छोड़ दीजिएगा। अब ये देखें कि आपने कस्टमर को पहली बार अपनी तरफ लेके आना है, तो पहली बार अपनी तरफ लेके आने के ऊपर जितने भी कॉस्ट आपको बियर करनी पड़ेगी उसको हम लोग बोलते हैं कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। दूसरी हमारे पास है, उसको हम लोग बोलते हैं टर्म ऑफ ट्रेड्स। टर्म ऑफ ट्रेड्स में ये आ जाता है कि जी अगर कस्टमर आपके पास पहली बार आ गया, अब वो आप उसको रिटेन करना है, अपने साथ लॉयल बनाना है, आप उसको डिस्काउंट्स ऑफ़र करते हैं। आप उसके ऊपर एडवर्टीज़मेंट है, चाहे वो ईमेल एडवर्टीज़मेंट है, चाहे वो टीवी एडवर्टीज़मेंट है, डिफरेंट किस्म के एडवर्टीज़मेंट्स जो हैं, आप एडवर्टीज़मेंट जो है वो करते हैं उस पर
एडवर्टीज़मेंट का स्पेंड करते हैं उसके ऊपर, ठीक है। उसके अलावा आप शेल्फ स्पेस जो है अब पे करते हैं रिटेलर को ताकि कस्टमर को अट्रैक्ट करें। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप चॉकलेट सेल करते हैं तो आपकी कोशिश ये होगी कि जो पेमेंट का काउंटर है, पेमेंट वाले काउंटर के पास चॉकलेट्स पड़ी हों, कैंडीज़ पड़ी हों, क्योंकि ये वैसी आइटम्स हैं जो कि आमतौर पर कस्टमर प्लान करके परचेज़ नहीं करता, इस पर नज़र पड़ जाए तो वो परचेज़ कर लेता है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा परचेज़ करने गया, उसका बिल वहाँ पर बना है 2560 रुपये, तो वहाँ पे उसकी चॉकलेट पे नज़र पड़ती तो वो कहते हैं यार मुझे बाकी जो है ना वो आप जो है ना पैसे वापस ना करो, मुझे उसके से कि आप इतनी चॉकलेट्स मुझे दे दो, कैंडीज़ दे दो। समटाइम होता है कि शॉपिंग के लिए जाते हैं तो बच्चे होते हैं साथ, तो बच्चों ने जो है ना वो कैंडीज़ परचेज़ करनी होती हैं। अब वहाँ पे डेयरी मिल्क की पड़ी हो, पर्क क्यों नहीं पड़ी, या डेयरी मिल्क क्यों पड़ी है, या कोई दूसरे ब्रांड की चॉकलेट क्यों नहीं पड़ी, नाउ की चॉकलेट क्यों नहीं पड़ी। अब वो जो है ना जितने भी ब्रांड्स हैं ये रिटेलर को पैसे पे करते हैं कि आप जो है अपने काउंटर के पास हमारी प्रोडक्ट यहाँ पे प्लेस करें, वो शेल्फ स्पेस को परचेज़ करते हैं इसलिए ताकि वो कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकें। ये जो दूसरी किस्म की कॉस्ट है इसको हम लोग बोलते हैं टर्म ऑफ ट्रेड। इसके बाद नेक्स्ट है कस्टमर सर्विस कॉस्ट। कस्टमर सर्विस कॉस्ट में कि अगर कस्टमर आपके पास आ गया है, आपके पास बना हुआ है, तो कस्टमर को आपने सर्व करना होता है, लाइक आपने उसकी क्यूरीज हैंडल करनी है, डिफरेंट किस्म का उसको कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन्स को आपने उसको जो है ना एड्रेस करना है, आपने उसकी कंप्लेंट्स हैं, अगर वो वारंटी या गारंटी क्लेम करता है वो भी आपने उसको फुलफ़िल करना है। ओके, डिमांड्स ऑन सेल पर्सन एंड कॉन्टैक्ट सेंटर, ठीक है, कि वो सेल पर्सन से या कॉन्टैक्ट सेंटर पर अगर कोई डिमांड करता है कि मेरा फलां पैकेज एक्टिव कर दें या मुझे फलां तरीके से गाइड कर दें, और वहाँ पर जो आपका CSR बैठा हुआ है, कस्टमर सेल रिप्रेजेंटेटिव अगर वहाँ पे बैठा हुआ है, या कस्टमर सपोर्ट रिप्रेजेंटेटिव अगर वहाँ पे बैठा हुआ है, तो उसको ज़्यादा आपने सैलरी देनी है। अगर कुछ छोटे ऑर्डर कर रहे हैं, छोटे ऑर्डर को सर्व करने पे भी ज़्यादा एक्सपेंस आता है आमतौर पे। अगर कोई जस्ट इन टाइम डिलीवरी, या आप लोगों ने पढ़ा होगा TQM में पढ़ा होगा जस्ट इन टाइम डिलीवरी क्या होती है, अगर कोई जस्ट इन टाइम डिलीवरी पे जो है ना वो एफर्ट करता है, रिक्वेस्ट करता है, उस पर आपको ज़्यादा जो है ना वो खर्चा करना पड़ता है। और इसी तरह जो है ना टेकिंग बल्क फॉर डिलीवरी टू मल्टीपल साइट्स, तो अगर उसने आपसे जो है ना चीज़ें परचेज़ कर ली, फॉर एग्जांपल 10 लाख की चीज़ें परचेज़ की हैं, उनमें से कहता है कि 2 लाख की चीज़ें मेरी शेखपुरा पहुंचा दें, 2 लाख की मेरी इस्लामाबाद पहुंचा दें, 2 लाख की मेरी जो है ना वो अटक पहुंचा दें। अभी 3 अलग अलग साइट्स हैं, उसने चीज़ें परचेज़ आपसे इकट्ठी की हैं, लेकिन अलग अलग फैसिलिटीज़ पर अगर वो आपसे मंगवा रहा है तो आपको ज़्यादा कैरिंग कॉस्ट पे करनी पड़ेगी आपको। ये डिफरेंट किस्म की कस्टमर सर्विसेज कॉस्ट हैं जो कि डिफरेंट कस्टमर पे आपको पे करनी पड़ती हैं। अच्छा, और इसके बाद है वर्किंग कैपिटल कॉस्ट। वर्किंग कैपिटल कॉस्ट से मुराद की कैरिंग इन्वेंट्री फॉर कस्टमर कॉस्ट ऑफ क्रेडिट। इसमें ये चीज़ आती है कि जी आपने कस्टमर के लिए जो आप इन्वेंट्री मेंटेन करके रखते हैं कि इन्वेंट्री आपके पास पड़ी हो, आप जो है कस्टमर को वो अगर इन्वेंट्री आपके पास पड़ी है, इसका मतलब आपने वो पैसा जो है अपने पास रोक के रखा हुआ है ताकि आप लोग कस्टमर को वक्त के मुताबिक वक्त पड़ने पे वो चीज़ें सारी ज़रूरत की चीज़ें प्रोवाइड कर सकें, उसको इन्वेंट्री बोलते हैं। और उनकी ज़्यादा कॉस्ट है उनकी, और आप वो कॉस्ट को इसको इन्वेंट्री को कैरी भी करते हैं, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह, उसकी भी कॉस्ट है ट्रांसपोर्टेशन की। उसके अलावा एक ये चीज़ें भी आ जाती हैं कि अगर आपने कस्टमर को चीज़ें उधार पे दी हैं, क्रेडिट पे दी हैं, तो उधार पे देने पे अगर आपने कस्टमर कहता है कि आपको मैं 1 साल बाद पेमेंट करूँगा, अगर उसने आज 1 लाख की चीज़ें परचेज़ की थी तो हो सकता है कि 1 साल बाद उस 1 लाख रुपए की कीमत 1 लाख ना हो, 1,02,000 या 1,03,000 हो गई हो, वो करेंसी को डीवैल्यू होने के हवाले से। इसका मतलब है कि आपका 3,000 रुपये की जो नुकसान या 3,000 रुपये की कॉस्ट वो भी आपकी इसमें टोटल कॉस्ट में शामिल होगी। डिफरेंट किस्म की कॉस्ट हैं जो कि डिफरेंट कस्टमर्स पर डिफरेंट स्टेजेस पे हमें लगानी पड़ती हैं। ये इसका हमें इसलिए पता होना चाहिए ताकि हम लोग अपने जो इनको कंपेयर कर सकें कि हमारे एक्सपेक्टेड जो है ना वो रेवेन्यू कितने होंगे कस्टमर से, जितने एक्सपेक्टेड रेवेन्यू होंगे उसको अकॉर्डिंगली हम लोग देखेंगे कि किस कस्टमर को सर्व करना है और किस कस्टमर को हमने सर्व नहीं करना। सब कस्टमर्स को सर्व करना ज़रूरी नहीं होता। ऐसे कस्टमर जो कि अभी और मुस्तकबिल दोनों में आपके लिए नुकसान का बायस बनेंगे, इस तरह के कस्टमर्स को छोड़ देना चाहिए हमें। ये बेसिकली एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का उन्होंने बताया हुआ है, एक मॉडल बताया हुआ है कि जी जो लेफ़्ट साइड है आपकी, लेफ़्ट साइड पे आमतौर पे बताया कि वो किस तरीके से होता है, आपके एक्सपेंसेस को सैलरीज, इक्विपमेंट, ट्रैवल एक्सपेंस इस तरीके से काउंट करते हैं। लेकिन अगर आप एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग वाले सिनेरियो में देखें, वहाँ पे आपके पास क्लेम्स हैं डिफरेंट किस्म के, आपके पास जो है इंक्वायरीज़ पे अखराजात हैं, आपके जो है ना प्रोसेस पे अखराजात हैं,
टोटल कॉस्ट दोनों साइडों पर 9,14,500 ही है, लेकिन इनको देखने का अंदाज़ डिफरेंट है। इससे आपको ये पता लगता है कि किस पर्टिकुलर प्रोसेस के ऊपर, किस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर हमारा कितना खर्चा हो रहा है, और उस खर्चे को हम फिर कंपेयर करते हैं कि वो खर्चा कैसे कम किया जा सकता है, उस खर्चे को हम कैसे उसे रेवेन्यू को मैक्सिमम कर सकते हैं। ये डिफरेंट जो है हमारे पास वो है एक अप्रोच है जिसकी बेस पे हम लोग अपनी जो है मुस्तकबिल की पॉलिसी और स्ट्रेटजीज हम लोग उसको एग्जीक्यूट और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये वही लिखा हो कि जी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कैसे सीपीएम में हेल्प करती है, कस्टमर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में, ये मैंने पहले बता भी दिया है, रिपीट कर देता हूँ। व्हेन कंबाइंड विद रेवेन्यू फिगर्स इट टेल्स यू दैट एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव लेवल ऑफ प्रॉफिट जनरेटेड बाय ईच कस्टमर सेगमेंट और कोहर्ट बोलते हैं ग्रुप को, कि आप जो है जब इसको रेवेन्यू से कंपेयर करते हैं तो आपको पता लग जाता है कि जी ईच इंडिविजुअल या सेगमेंट जो है वो आपको कितना पे बैक कर रहा है या करेगा। इट गाइड्स यू टूवर्ड एक्शन दैट कैन बी टेकन टू रिटर्न कस्टमर टू प्रॉफिट, कि अगर आपको ये भी हेल्प करेगा कि अगर कोई कस्टमर से आपको नुकसान हो रहा है तो आप उस कस्टमर से मुनाफा कैसे कमा सकते हैं। ठीक है, वो आप डिफरेंट किस्म की जब कॉस्टिंग देखेंगे आपको पता होगा कैसे कौन सी कॉस्ट है जिसको हम लोग कम कर सकते हैं। इट हेल्प्स प्रायोरिटाइज द डायरेक्ट कस्टमर एक्विजिशन, रिटेंशन एंड डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज। ये आपको हेल्प करता है कि आप लोग अपने कस्टमर की एक्विजिशन, कस्टमर रिटेंशन और कस्टमर डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज के ऊपर काम कर सकें। इट इस्टेब्लिश वेदर कस्टमाइजेशन एंड अदर फॉर्म ऑफ वैल्यू क्रिएशन फॉर कस्टमर्स पे ऑफ और नॉट। इसमें ये चीज़ भी आपको पता लगती है कि आपने स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स कस्टमर को बेचनी है या कस्टमाइज प्रोडक्ट बेचनी है, क्योंकि कस्टमाइज प्रोडक्ट जो होती हैं उनके ऊपर, उनकी क्रिएशन के ऊपर, उनके डेवलपमेंट के ऊपर ज़्यादा खर्चा आता है एज़ कम्पेयर टू स्टैंडर्ड प्रोडक्ट। क्योंकि जब आप प्रोडक्ट को कस्टमर टू कस्टमर वेरी करने लग जाएंगे तो उस पर जो है ना आपको डिफरेंट टेक्निकल स्किल्स, डिफरेंट टेक्निकल टूल्स की रिक्वायरमेंट होगी आपकी, और वो जो डिफरेंट आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपके एक्सपेंस को बढ़ाती हैं। जितने आपके एक्सपेंस बढ़ेंगे, क्या आपके रेवेन्यूज़ भी उस सेंस में बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, इस चीज़ का आइडिया आपको सेल्स फॉर कॉस्टिंग से हो जाएगा या हो जाना चाहिए, और आप लोगों को फिर ये पता लगेगा कि हमने कस्टमाइज प्रोडक्ट की तरफ जाना है या स्टैंडर्ड प्रोडक्ट पे ही काम करना है हमने। इसके बाद है ये लाइफ टाइम वैल्यू, ये हमारी सेकंड लास्ट स्लाइड है आज के लेक्चर की। ये हमारा जो ना नेक्स्ट डिसिप्लिन है हमारा, ये पहले फोर्थ डिसिप्लिन है हमारा कस्टमर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का। हम लोग अपने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट से कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू का भी एस्टिमेट कर सकते हैं। लाइफ टाइम वैल्यू मैंने पहले बताया हुआ है आप लोगों को कि आपका जो कस्टमर है वो अपनी जो बाकी उसकी लाइफ रह गई है और जो जितना अभी तक वो आपके पास रहा है वो टोटल उसने आपको जो है वो कितना रेवेन्यू अर्न करवाएगा अपनी पूरी लाइफ टाइम के अंदर, ऐसी जो कैलकुलेशन है उसको हम लोग बोलते हैं लाइफ टाइम वैल्यू। कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू भी हम लोग उसको बोलते हैं कि कस्टमर ने जितनी देर हमारा कस्टमर रहना है उस टाइम के अंदर वो हमें कितना रेवेन्यू अर्न करवाएगा, इस कैलकुलेशन को हम लोग बोलते हैं लाइफ टाइम वैल्यू एस्टिमेशन। अब इसमें जो है हमारे पास आ जाता है आपका वो, इसका जो फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है M/R डिवाइडेड बाई 1+I-R। अब यहाँ पे लिखा कि LTV स्टैंड फॉर लाइफ टाइम वैल्यू, M स्टैंड फॉर मार्जिन और प्रॉफिट फ्रॉम कस्टमर पर पीरियड, कि आप जिस पीरियड में अगर आप सालाना कैलकुलेट करते हैं तो वो तब कितना उसका उस सालाना कितना प्रॉफिट हमें अर्न करवा रहा है, ठीक है, वो आ जाएगा। अगर महाना करते हैं तो महाना प्रॉफिट आ जाएगा, उसके अकॉर्डिंगली आप लोग अपनी बाकी चीज़ें भी चेंज करेंगे। ये M स्टैंड है कि प्रॉफिट आप कितना अर्न कर रहे हैं, आपने मुस्तकबिल में कितना अर्न किया है अपने कस्टमर से। और है रिटेंशन रेट। रिटेंशन रेट से मुराद ये है कि कितने चांसेस हैं कि कस्टमर आपके पास मुस्तकबिल में टिका रहेगा। अब ये जो है आपका मिसाल के तौर पे 70% चांस है कि कस्टमर हमसे हमारे साथ टिका रहेगा, हमारे साथ लॉयल रहेगा। 80% चांस है कि वो हमारे से ही परचेज़ करेगा, या 50% चांस है कि हमारे से परचेज़ करेगा। ये वेरी कर सकता है। रिटेंशन रेट कितने चांसेस हैं कि कस्टमर आपसे ही प्रोडक्ट परचेज़ करेगा या परचेज़ करता रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है डिस्काउंट रेट। डिस्काउंट रेट ये चीज़ है, आप लोगों ने अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ा है तो उसमें आपने एक टर्म पढ़ी होगी WACC, WACC, उसको बोलते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। बेसिकली वो इसका डिस्काउंट रेट से ये ताल्लुक़ है कि अगर आप कस्टमर जो है मिसाल के तौर पे उसने नेक्स्ट 10 साल तक हमारा कस्टमर रहना है, तो उसने 10 साल के अंदर हमें 20 लाख रुपया अर्न करवाना है,
तो जो 20 साल बाद जो 10 साल बाद जो 20 लाख रुपया होगा, उस 20 लाख की आज क्या वैल्यू होगी, इसको बोलते हैं कि वो डिस्काउंट रेट की कैलकुलेशन के बाद, यानी ऐसा पैसा जो कि 10 साल बाद 20 लाख है, हो सकता है आज उसकी वैल्यू 16 लाख रुपया हो। अब करेंसी आपको पता है, करेंसी दिन ब दिन डी वैल्यू हो रही है, डी वैल्यू होती है। तो ऐसी करेंसी जिसकी अगर वैल्यू कम होती जा रही है, तो यानी पहले एक कुर्सी आ जाती थी 10 रुपये की, अब वही कुर्सी आ रही है 25 रुपये की। इसका मतलब है कि जी पैसे की वैल्यू कम हो गई है, जिस वजह से कुर्सी महंगी हो गई है हमारी। इसी तरह ऐसा पैसा जो जिसकी वैल्यू आज 16 लाख रुपये है, 10 साल बाद वो 20 लाख रुपया जो है ना वो हो जाएगा। इसका मतलब है कि जी हमारी जो 20 लाख की जो वैल्यू है, उसको हमने डिस्काउंट रेट पे ले गया ना, उसको हमने कम करना है कि जी 10 साल बाद जो अमाउंट होगी 20 लाख रुपया, आज उसकी क्या वैल्यू है। अब उसमें होता है कि उसमें कितने परसेंट कमी होगी, 5% होगी, 10% होगी, 15% होगी, कितने परसेंट उसके अंदर कमी होगी। ये भी आपको सारा का सारा डाटा की बेस पे आप लोग इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। उसको जब आप ओवरऑल एवेल्यूएट करेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे कि आपने कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू जो है कैलकुलेट कर ली है। अच्छा, अब इसमें जो हिस्सा है ना, m के बाद r डिवाइडेड बाय 1 प्लस i माइनस r, इसको हम लोग बोलते हैं मार्जिन मल्टीपल भी बोलते हैं, या मार्जिन मल्टीप्लायर भी बोलते हैं, मार्जिन मल्टीपल भी बोलते हैं। तो अगर ये टर्म आप लोगों ने कहीं सुनो तो इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। ये वही जो मार्जिन मल्टीपल है उसकी कैलकुलेशन है कि अगर डिस्काउंट रेट 10% हो और जो है ना उसका रिटेंशन रेट 60% हो, तो तब मार्जिन मल्टीपल क्या होता है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे प्रॉफिट मार्जिन से। दूसरी तरफ आ जाएंगे, डिस्काउंट रेट हमारे पास जो है ना 12% है, उसको 70% से डिफरेंट लेवल ऑफ डिस्काउंट रेट को डिफरेंट लेवल ऑफ रिटेंशन रेट से कंपेयर किया हुआ है। ये आप जो है ना इसको इस टेबल को एज एग्जांपल यूज़ कर सकते हैं आप लोग।